हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हम उसमें नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर अभी आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और देख लें प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो आज नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी नहीं हो सकती है आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक में, ये किसी यूनिवर्सिटी में ऊपर नीचे, लेकिन होगी ये फर्स्ट ईयर में ही, है ना। यूनिट का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजक बंध। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि कुछ काम का नहीं है। अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखते हैं तो आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है, आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इस लेक्चर को पूरा मैंने समझाने के लिए लिया है, पूरा का पूरा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, किन के मध्य बनता है, उनको कैसे बताएं, अधातु क्या है, धातु क्या है, तो उनको सारों को मैं लेके और पूरा मतलब आपको सिंप्लीफाई, वास्तव में फील होना चाहिए कि यार फील केमिस्ट्री, हमारा उद्देश्य ही वही है ना। तो अंत तक बने रहिए और अंत तक वही बना रहेगा जिसको इंटरेस्ट है पढ़ने में, देखने में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। यूनिट का ही नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें चीजें बहुत सारी आएंगी। ठीक है, चलिए लेट अस प्ले। कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं हिंदी में सहसंयोजक बंध। ठीक है, चलिए एक हल्की सी मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसके बारे में, फिर अपन आगे बात करेंगे। देखो देखो, वह बंध जो उन परमाणुओं के मध्य, या एटम्स बोले, परमाणुओं के मध्य कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर बोर्ड पे लिखो, तो मैं लिखता हूं। वैसे आप खुद देखें और आप खुद लैंग्वेज लिखें। मैं समझाता इतना हूं कि जरूरत ही नहीं लिखने की, आप खुद लिख सकते हैं कितनी भी लैंग्वेज, ठीक है, अपने हिसाब से। वह बंध जो उन परमाणुओं के मध्य बनता है जिनकी विद्युत ऋणता, अब आप अच्छे से जानते हैं विद्युत ऋणता क्या होती है, मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका। जिनकी विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम होता है, या होता ही नहीं, जीरो होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता। सहसंयोजक बंध या क्या कहलाता है? बंध कहलाता है, या कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता। ठीक है, समझते जाइए बस। अच्छा, वह बंध जो उन परमाणुओं के मध्य बनता है जिनकी विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम होता है। तो विद्युत ऋणता क्या होती है, मैं चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा चुका, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है, विद्युत ऋणता होती है। इसको समझने से पहले, सारी चीजों को समझने से पहले एक चीज समझिए। एक लाइन और इसमें मैं लिखता हूं, अर्थात अधातु परमाणुओं के मध्य, अधातु बोले तो नॉन मेटल, अर्थात अधातु परमाणुओं के मध्य। अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लीड लगा के अगर आसानी से सुनेगा मन से, तो वो सब समझ पाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सब टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी बोलता हूं। ठीक है, अर्थात अधातु परमाणुओं के मध्य यह बंध बनता है। है ना, किन के मध्य बनता है? अधातु के मध्य। कैसे? देखो, 3-4 प्रकार के बंध होते हैं। एक तो वह बंध जो मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु, जो अपनी अगली यूनिट आएगी उसमें अपन बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। धातु और जो अधातु के मध्य में जो बंध बनता है, जो लोग यूनिट फर्स्ट को देख के आए हैं उनको मैं सारी चीजें बेहतर चीज समझा पाऊंगा। मैं यही कहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि जो नए जोड़े हैं वो मेरी यूनिट फर्स्ट सेकंड है, आवर्ती गुण और एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो जाके देखें प्लेलिस्ट में, उनको देखें, फिर इस पे आए तो आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। ठीक है, धातु और अधातु के मध्य में जो बंध बनता है वो कहलाता है आयनिक बंध। क्या कहलाता है? केवल समझना है, लिखना नहीं कुछ, मैं बता दूंगा क्या लिखना है। आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, NaCl, तो NaCl एक आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है ये, क्योंकि इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड एक आकर्षण होता है। ठीक है, आयन नाम से पता चल रहा है, आयनिक,
आयन बनेंगे, और आयन क्या होता है, धनायन और ऋणायन, कैटायन और एनायन। तो NaCl एक्चुअल में क्या है, NaCl है या Na प्लस और Cl माइनस है, Na प्लस और Cl माइनस है, क्योंकि सोडियम क्या है, धातु, और Cl क्या है, अधातु। धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, और अधातु या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो एक तो धनायन बन जाता है और एक ऋणायन बन जाता है। इनके मध्य में लगने वाला आकर्षण या इनके मध्य में पाया जाने वाला जो बंध है वो क्या है, आयनिक बंध है। ठीक है, तो जो धातु धातु के बीच में बनता है वो क्या है, आयनिक। अगर मैं बात करता केवल धातु धातु के बीच में बनता है तो वो क्या कहलाएगा, फिर धात्विक बंध। वो क्या कहलाएगा, धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड। जैसे कोई सोडियम का टुकड़ा है, उसमें बहुत सारे सोडियम परमाणु हैं, बहुत सारे, जैसे कोई आयरन की छड़ है तो उसमें धातु धातु ही तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे, एक आयरन परमाणु तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो उनमें जो अट्रैक्शन होगा एक प्रकार का वो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। जो केवल धातु का जो कोई क्रिस्टल होता है तो उसमें धात्विक होगी, धातु धातु की परमाणु होते हैं, मेटल मेटल की। तीसरा अपन क्या बात कर रहे थे कि अगर धातु हो, मेटल हो, और अगर मेटल नहीं, अगर अधातु ही हो, और जो दूसरा तत्व है वो भी क्या हो, या परमाणु क्या हो, अधातु हो, तो उनके मध्य में जो बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध। ठीक है, और अगर ये अधातु धातु के बीच में बनेगा तो अधातु अधातु जो होंगे वो समान प्रकार के हैं, समान प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे अधातु कौन होती हैं अभी मैं बताऊंगा अच्छे से आपको। जैसे मैं बात करता Cl2, तो Cl2 जो अणु है, अब ये अणु कब बना, जब दो Cl के परमाणु या एटम जुड़े होंगे। कैसे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो इनके बीच में जो ये बंध है ये कौन सा बंध कहलाएगा, सहसंयोजक बंध। क्यों, क्योंकि Cl भी अधातु है और Cl भी अधातु है, और अधातु अधातु के बीच में जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, अपने भी अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, तो बंध समझ में आए। वैसे तो आयनिक बॉन्ड क्या है, धातु धातु के बीच में। अब मुझे एक बात बताओ, हम इन्हें सहसंयोजक बंध में हमने क्यों लिखा कि विद्युत ऋणता में अंतर कम होता है, या मतलब बहुत कम या होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि अधातु अधातु होंगी तो या तो वो समान होंगी या समान होंगी, तो वो धातु अधातु धातु क्या है, पास में होती है। विद्युत ऋणता में अंतर उनमें ज्यादा होता है जिनमें एक तो धातु हो और एक अधातु हो, क्योंकि धातुओं की विद्युत ऋणता क्या होती है, कम। क्यों होती है, क्योंकि धातुओं का गुण इलेक्ट्रॉन त्यागने का होता है, जबकि विद्युत ऋणता का मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो उल्टा हुआ ना, तो धातुओं की विद्युत ऋणता तो कम और धातुओं की ज्यादा। तो विद्युत धातु धातु के बीच में जो जैसे NaCl है तो इनमें विद्युत ऋणता में अंतर क्या है, बहुत ज्यादा है। और जब विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ज्यादा होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। एक्चुअल में किनके मध्य है वो, धातु और अधातु। विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम या नहीं होता है, जैसे सेम प्रकार के तो इसकी भी 3 होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता और इसकी भी 3, तो अंतर कितना आएगा, 0। तो अंतर नहीं है, इसका मतलब बहुत कम है, अंतर नहीं है। तो उन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक। बोले तो किनके मध्य में, अधातु और अधातु के मध्य में। ये मैंने आपको समझाया। ठीक, एक सेकेंड में बताता हूँ। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने बताया है ना, तो ये कंपेरिजन बताया था मैंने। अब देखो, तो इसका मतलब धात्विक बंध में हमेशा क्या बनते हैं, आयन। आयन इसीलिए बनते हैं कि धात्विक जो मतलब धात्विक बंध कह रहा हूं, आयनिक बंध में सॉरी, जैसे NaCl है इसीलिए आयन बनते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा होता है। जब विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा होता है तो जिसकी ज्यादा होती है विद्युत ऋणता वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है वो दे देता है। जनरली कौन देते हैं, धातुएं, क्योंकि धातुओं की विद्युत ऋणता क्या होती है, कम, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, धातुओं में। अच्छा, इसका मतलब ये धातु में कौन कौन सी होती है, देखो। अब जैसे आपको पता नहीं है कि कौन धातु कौन अधातु, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर आपको किसी का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। हमेशा ये बात सही नहीं होती, पर मैं जो तरीका बता रहा हूं, जैसे आपको नहीं पता कि सोडियम धातु है कि अधातु है, मैंने बोला ना ये लेक्चर समझने के लिए बहुत ही बेस्ट है। वैसे तो हम जानते हैं सोडियम धातु होती है, लेकिन नहीं जानते जैसे, तो कैसे बताते। तो देखो, सबसे पहले देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, परमाणु क्रमांक 11 होता है। आई होप आपको पता होगा, मैंने अच्छे से पढ़ाया था फर्स्ट यूनिट में। अगर आप देखेंगे कि इससे पहले कौन सी अक्रिय गैस आती, तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं, आवर्त सारणी आप सबके पास होनी चाहिए, है कि नहीं है, हाथ में होनी चाहिए, कॉपी में, कहीं भी रजिस्टर वगैरह में भी आजकल तो आती है सबके पास। कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो, कोई भी ईयर का बच्चा हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, सबके पास पीरियोडिक टेबल तो होनी चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इसका कितना होता है, 2, 10, परमाणु क्रमांक 18, 36, 54 और 86। कैसे निकाला, 8 जोड़े 18 और 32 और कितने, फिर 32 जोड़ दिए। ठीक है, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11,
जो अक्रिय गैसें होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ठीक है, हीना, नीना और करीना जैसे रहना, हीना, नीना और करीना जैसे रहना। जिनके पास क्या एक स्थायी विन्यास होता है, हर कोई एलिमेंट या दुनिया का तत्व या हम तुम क्या चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया वगैरह जो अपन पढ़ते हैं वो क्यों, जैसे 11वीं 12वीं पढ़ के आए हैं, तो क्यों होती है, कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई ग्रहण करता है, सारी की सारी जो भी प्रोसेस हो रही है वो केवल स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। हर कोई क्या चाह रहा है, स्थायित्व चाह रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ग्रहण कर रहा है स्थायित्व के लिए। और वो क्या चाह रहा है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास का मतलब तत्व के पास, जैसे सोडियम है 11 है, तो वो ये चाह रहा है कि कोई भी तत्व के मेरा जो विन्यास है वो किसी अक्रिय गैस के समान हो जाए, जो उसके पास आती है, नजदीक आती है, उसके परमाणु क्रमांक के उसके समान हो जाए, वो ये चाह रहा है। तो देखो पहले भी मैं सारी चीज बता चुका हूं, लेकिन मैं यहां वापस रिपीट कर रहा हूं। सोडियम के आसपास कौन सी अक्रिय गैस आती है, तो आप देखेंगे कि भैया नियोन आती है। नियोन आती है तो सोडियम क्या चाहेगा कि नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है, 10। तो हर कोई तत्व ये चाह रहा है कि मेरा विन्यास अक्रिय गैसों जैसा हो जाए, मतलब जितने अक्रिय गैसों के पास इलेक्ट्रॉन है उतने हो जाए मेरे पास। तो सोडियम क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना कि ग्रहण करना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागे तो कैसा विन्यास आ जाए, नियोन जैसा, या फिर ये क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो आर्गन जैसा आ जाए, वो भी अक्रिय गैस है। लेकिन हम बताओ हम कौन सा काम करते हैं जो आसान होता है कि कठिन होता है, जो आसान होता है, मतलब जिसमें जल्दी पहुंचा जा सके। तो जल्दी कहां पहुंच सकता है वो, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर नियोन जैसा विन्यास, या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन जैसा विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या हो जाएगा Na+। यहां तो कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, और यहां कितने रह गए 10। जब कोई परमाणु उदासीन होता है तो जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक धनात्मक आवेश आ गया इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गए, नियोन के बराबर। इसका मतलब जो सोडियम है इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं वो क्या होती हैं, धातु। इसीलिए सोडियम क्या है, धातु है, ठीक है। इसीलिए Na+ बनता है। अब आपसे कोई पूछे कि Na+ बनता है, Na+2 नहीं बनता, या Na+ ज्यादा स्थायी होता है Na+2 की तुलना में, या बनता ही नहीं Na+2। क्यों नहीं बनता, कि सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उसका विन्यास कैसा हो गया। ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, ठीक है। इस लेक्चर को अच्छे से पूरा अंत तक देखना है और शेयर भी करना है, लोगों को भी बताना है, ठीक है। उसको ना भूलें, और लाइक करना मत भूला करो, देखते इतने और लाइक बहुत कम आते हैं, ऐसे क्यों। देखो तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कैसा विन्यास आ गया, नियोन जैसा Na+ के पास, तो अब स्थायी हो गया। तो मुझे एक बार बताओ, अगर आपकी एक बार नौकरी लग गई, शादी वादी होगी, तो आपकी कोई नौकरी छुड़ाएगा, उस स्टेबिलिटी को हटाएगा, तो आपको गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। इसीलिए जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो भाई ये स्टेबल हो गया, क्योंकि नियन जैसा विन्यास। तो अभी चाहेगा कि मैं एक और इलेक्ट्रॉन त्यागूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तो फिर कितने रह जाएंगे, 9। तो 9 तो कोई अक्रिय गैस होती नहीं है। इसका मतलब ये Na+ क्या है, अब इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, इसीलिए केवल Na+ बनता है, Na+2 नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए Na एक संयोजकता दर्शाता है, किसी एक दूसरे परमाणु को अपने साथ जोड़ता है, जैसे NaCl। आप सोच सकते थे NaCl2 क्यों नहीं बना, NaCl ही क्यों बना, इसीलिए बना कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता, जो Cl को दे दिया तो NaCl बन गया। समझ आई ना मेरी बात। ऐसे ही अगर हम बात करें क्लोरीन की, समझ लो एक बार, फिर तो मैं बता दूंगा कौन कौन सी धातुएं होती हैं, कैसे पता, लेकिन क्यों होती हैं। बात यह है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब यह धातु है कि धातु है मुझे पता नहीं, मेटल है कि नॉन मेटल है। अक्रिय गैसों में देखो, इसके आसपास परमाणु क्रमांक के आसपास कोई अक्रिय गैस आ रही है, यस, आर्गन का 18 होता है। तो क्लोरीन क्या चाहता होगा कि मुझे स्टेबल होना है, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या त्यागे, ग्रहण करे। वो ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, Cl-। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। जब कोई परमाणु उदासीन होता है तो जितना उसका परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋणात्मक, तो उससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो 18 हो गए। अब 18 किसका विन्यास होता है, आर्गन का। तो इसका मतलब इसके पास अब कैसा विन्यास आ गया, अक्रिय गैस जैसा क्लोरीन के पास। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागा कि ग्रहण किया, ग्रहण किया। और ये तो हम 9th 10th में पढ़ते थे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं, अधातुएं कहलाती हैं, ठीक है। इसीलिए Cl कौन है, अधातु है, और सोडियम क्या है, धातु है, ठीक है। S ब्लॉक के जो तत्व हैं वो ज्यादातर सारे के सारे कौन है, धातुएं हैं। और P ब्लॉक के कुछ तत्व, ठीक है, सारे नहीं, कुछ तत्व, कुछ उपधातुएं भी, मैं एक और अच्छे से आवर्त सारणी दिन बना के अच्छे से बता दूंगा। P ब्लॉक के कुछ तत्व अधातु में, प्योरली धातु। देखो कोई भी तत्व पूर्णतः ना तो अधातु है ना धातु है, गुणों के आधार पे है भैया, कि इनमें गुण ज्यादा जो होंगे वो उस तरह के होंगे, ठीक है। जो बाईं तरफ आवर्त सारणी में पाए जाते हैं उनमें धात्विक गुण ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे बाईं से दाईं तरफ जाते हैं आवर्त सारणी सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। जब बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हैं तो आकार में क्या होती है, कमी, और अगर आकार में कमी होती है
तो जो नाभिक, जैसे अब किसी का आकार बड़ा है और ये उसका नाभिक है, और एक किसी का आकार छोटा है, ये उसका नाभिक है परमाणु का, यहाँ इलेक्ट्रॉन है उसके बाह्य को हम इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो एक तो किसी का आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कैसा होगा, कम, और अगर किसी का आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कैसा होगा, ज़्यादा। अरे हमारा घर है, एक तो हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, 3-4 कमरे हैं, तो हमारे पापा मम्मी की नज़र हम पे ज़्यादा रहेगी। एक हमारा घर पूरा हवेली है और उसमें हम कहीं पे भी हैं तो मम्मी पापा हमको नहीं देख पा रहे, तो कंट्रोल कहाँ ज़्यादा है, साइज छोटा है घर का या बड़ा, छोटा है। इसीलिए जब साइज छोटा होता है तो परमाणु के नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कैसा होता है, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्शन ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग पाएंगे क्या, नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन, अब मुझे बताओ, धात्विक गुण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति समानुपाती होंगे या व्युत्क्रमानुपाती। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है तो धात्विक गुण भी कैसे होंगे, कम होंगे, क्योंकि धातुएं तो वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन दे दें, जो आसानी से दे देगी वो धातुएं। तो यही कारण है कि जब आवर्त सारणी में अपन बाएं से दाएं जाते हैं ना तो आकार क्या होता है, कम, और अगर आकार कम होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम, तो धात्विक गुण क्या हो जाते हैं, कम। तो जब धात्विक गुण कम होंगे तो धात्विक गुण क्या होंगे, ज़्यादा। जो दाईं तरफ जो एस ब्लॉक है उसमें सब धातुएं ही हैं, क्यों, क्योंकि जो दाईं तरफ जो तत्व पाए जाते हैं आवर्त सारणी में उनका आकार क्या है, बड़ा है, और अगर आकार बड़ा होगा तो नाभिक का अट्रैक्शन कैसा होगा, कम, और अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दिए जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से, अगर आकर्षण कम है तो त्याग दिए जाएंगे ना, और अगर त्याग दिए जाएंगे तो जो आसानी से त्याग देगा उसमें धात्विक गुण ज़्यादा है या कम, ज़्यादा। इसीलिए जो बाईं तरफ वाले जो तत्व हैं उनमें धात्विक गुण ज़्यादा हैं, दाईं तरफ वालों में कम है, और अगर कम है तो फिर कौन से ज़्यादा होंगे, अधात्विक गुण ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसीलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है कि घटती है, बढ़ेगी, क्योंकि सहसंयोजक बंध कौन बनाती है, अधातुएं। और जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं, पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो पी ब्लॉक की तरफ तो ज्यादातर सब सहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें ज्यादातर तत्व कौन है, अधातुएं हैं, और धातुओं के मध्य में कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक। आई होप आपको समझ में आई होगी। आप चाहें तो रफ में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे हमारे एग्जाम के काम का नहीं है लेकिन समझने का बहुत है, बहुत ही बेहतर। आप लिख दें, पहले इसको लिख लें, ठीक है, लिख लिया, लिख लो, भले इसको चाहो तो, है ना, फिर उसको तो इसको रफ में लिख लो, चाहो तो लिख लो एक बार, इसको मिटा देता हूँ, अब समझ में आया होगा धातु अधातु कौन होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। देखो इसका मतलब कौन कौन सी होती है धातुएं जनरली, पी ब्लॉक देखना, पी ब्लॉक कैसे होता है, यहाँ तो एस ब्लॉक आवर्त सारणी देखना, एक बार और अच्छे से बता दूँ एक चीज़ और पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक में ऐसे डिब्बा सा बना रहता है, इसमें 6 वर्ग होते हैं, 2 3 4, एक तो वर्ग संख्या 13, आवर्त सारणी में देखो, अभी उठा के वीडियो को पॉज करके पहले आवर्त सारणी उठा के लाओ, फिर वीडियो को आगे देखो। 13 देखो, जब पढ़ रहे हैं ना तो पूरा मन से पढ़िए यार, मतलब कुछ भी रहना नहीं चाहिए, पढ़ लिया फिर क्या होगा, बस डिग्री ले लेंगे। इसीलिए सब चीज़ों को बिल्कुल मतलब जानो, मतलब क्या है जो कमी 11th-12th में रह गई वो अजय अकेडमी पे आकर नहीं रहे। कहीं जाओ तो अपने आप को प्रूफ करो कि नहीं यार मुझे पता है, मुझे सर से पढ़ा है। 13 वर्ग संख्या 14 15 16 17 18 ऐसी वर्ग होते हैं। इसमें बोरॉन फैमिली होती है, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये हीलियम, मतलब अक्रिय गैसों वाली होती है, यहाँ नियोन आता है, ठीक है। तो देखना आप यहाँ से एक लाइन खींचना ऐसे, आवर्त सारणी को देखो, और इस लाइन पे जो एक डिब्बा यहाँ से डिब्बे से होंगे तो इसको ऐसे खींचना बिल्कुल कोने तक, तो जो कट जाए ना उसके इस तरफ के जो तत्व हैं वो सारे धातुएं हैं, ठीक है। और जो इस लाइन से जो कट रहे हैं, जो डिब्बा कट रहा है उसमें जो तत्व आ रहे हैं वो उपधातु हैं, और उसके इस तरफ वाले धातु एक श्रेणी में आते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, इस कोने से एक लाइन खींची जाए ऐसे, और उसके इस तरफ के जो तत्व होंगे ना वो सारे ज्यादातर सब कौन होंगे, अधातु होंगे। तो वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे, ठीक है। देखो अब इस प्रैक्टिकल को करके देखना, जो मैं तत्व लिख रहा हूँ बोर्ड पे वही आएंगे क्या, कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन, और लिख लो जैसे सल्फर, सेलिनियम, और बहुत सारे तत्व हैं, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन है, अधातुएं हैं, ठीक है। और अगर अधातुएं हैं तो इनके मध्य में जो बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध कहलाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी एक चीज ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि अधातु और अधातु, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नहीं ऐसे कैसे लिख दो बिल्कुल, जो कोवेल, ये अधातु, ठीक है, इनके बीच में जैसे कोई भी बंध होगा, जैसे एग्जांपल ले लो,
जैसे मैं यहीं लिख देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ F2 Cl2 Br2 O2 N2, तो ये जो परमाणु जोड़ रहे हैं इनके बीच में जो बंध होंगे वो ज्यादातर सारे के सारे कैसे होंगे, सब बंध कैसे होंगे, सहसंयोजक होंगे, क्योंकि कौन होंगी, अधातु अधातु होंगी। ठीक है, इसको लिखो है ना, फिर मैं इसको यहीं पे बताता हूँ अच्छे से आपको एक बार, और ये सारी चीजें लिख लो आप एक बार। अधातु के बीच में जो बंध बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कैसे बनता है वो देखते हैं, लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहां से उठाता हूं, कोई भी मेरे पास Cl2 अणु है। Cl2 अणु क्या करता है, इसमें एक Cl का एटम है और दूसरे Cl का एटम है। ठीक है, ये क्या करता है, एक Cl तो अपना इलेक्ट्रॉन ये देता है और दूसरा Cl अपना इलेक्ट्रॉन ये देता है, और इनके बीच में क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। ठीक है, और ये बंध ही क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि Cl भी अधातु और Cl भी अधातु। अब आप एक बात सोच सकते हैं, मैं जैसे अगला एग्जांपल लिखता हूं O2। O2 में क्या होता है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। ठीक है, इस ऑक्सीजन के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है डबल बॉन्ड से, ये तो ये बॉन्ड दोनों कैसे होंगे, सहसंयोजक होंगे। ठीक है, ये क्यों जुड़ती है डबल बॉन्ड से, क्योंकि बंध निर्माण में किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोश में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बता चुका पहले, वही भाग लेते हैं। जैसे अब Cl के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो 7 होते हैं। जनरली सामान्यतः कैसे निकाल सकते हैं, परमाणु क्रमांक 17, इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, नियोन, तो 10 आती, 10 नंबर पे होती है, तो उसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन है तो वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, परमाणु क्रमांक 8। ठीक है, वैसे मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या तरीका है, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताता हूं, कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। जैसे मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, कैसे लिखेंगे, हीलियम, ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो पूरा, 1s2 2s2 2p2। किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो जाके लेक्चर देखें, पिछले वाले मैंने अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 4 2 6 और 2 8, शर्मा शर्मा प्रसाद। तो देखो ये जो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या होती है ना, ये जो p और s के आगे जो लग रहा है, जो सबसे बड़ा जो लगा रहता है, जैसे 2s में एक तो 1 है और 2 है, तो 2 2 बार है, इसमें s के साथ भी 2 है, और ये जो आगे लग रहा है ये वाला, ऊपर इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं ऊपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आगे लग रहा है ना, ये सबसे बड़ी जो क्वांटम संख्या, उसको अपन ने क्या बोला था, मुख्य क्वांटम संख्या। ये जो होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो किसी परमाणु का बाह्यतम कोश होता है। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसमें कितने, 4, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें भी 2 लग रहा है, इसमें भी 2 लग रहा है। अगर यहाँ 2 लगा होता और यहाँ 3 लगा होता, तो फिर जो 3 वाले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बाह्यतम कोश होता है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर जो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या आती है, वो जो लास्ट वाला जो वही बाह्यतम कोश होता है, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4 और 2 कितने आएंगे, 6 आएंगे। इसीलिए इस पर कितनी बिंदी आई है, 6 बिंदी। इसका ऐसे लिखेंगे तो इसमें कितने आएंगे, 7 आएंगे। कैसे लिखते हैं, जैसे क्लोरीन का लिखता मैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कैसे लिखते हैं, इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, नियोन, 10 होता है परमाणु क्रमांक नियोन का। कितने नंबर की अक्रिय गैस है, 2 नंबर की। ठीक है, हीलियम नियोन। तो अगर 2 नंबर की अक्रिय गैस खत्म होगी तो अगला जो एस लिखना है ना, हमेशा 3s लिखना है, और पी लिखना है 3p। ठीक है, और जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं। तो 10 तो इसमें चले गए, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, क्योंकि एस के पास एक कक्षक, 10 और 2 12, 12 और 5 क्या हो जाएंगे, 17। ठीक है, 17 ही तो देखो इसमें सबसे बड़ी क्वांटम संख्या यही आई, 3 3। मैंने क्या बोला, जो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो यही आएगा नियोन, और उसके बाद ये। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 और 3p में 5 है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। इसका इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसीलिए देखो इस पर कितनी बिंदी आई है, 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब इसने एक ही बंध क्यों बनाया, इसने 2 ही बंध क्यों बनाए, तो देखो। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता होगा वैसे, और आना चाहिए, मैं पढ़ा चुका। ठीक है, इसने एक ही बंध क्यों बनाया और इसने 2 बंध क्यों बनाया। अब देखो मेरा कारण यहाँ कि बंध निर्माण में कैसे इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बंध निर्माण में संयोजी कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं।
अयुग्मित को इंग्लिश में बोलते हैं अनपेयर्ड। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का अगर आप देखें तो भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन तो 6 है, लेकिन इसमें 2 ही बंध क्यों बना? इसीलिए बनाया कि इसके भाइतम कोष में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि अपन 2s को आप कैसे लिखोगे? ऐसे कक्षक बनाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। p के पास कितने कक्षक होते हैं? 3। मैं बता चुका पहले अच्छे से। 2p है तो 3 कक्षक है, ठीक। कोई सा भी p हो 3 कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो पहले कैसे भरोगे? एक एक। किस नियम से? हुंड के नियम से, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरते हैं, उसके बाद युग्मन कराते हैं। तो 4 हैं तो 3 भर दिए, उसके बाद फिर क्या करा देंगे? युग्मन करा देंगे। तो देखो, जो किसी एक डिब्बे में एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसमें देखो ध्यानपूर्वक, अगर आप देख रहे होंगे तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो अकेला इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन अकेला इसमें। तो इसके पास अगर मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो अयुग्मित है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं? 2। तो मैं कहूं जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बंध बनते हैं। तो कितने बनेंगे इसमें? 2 बंध। क्लोरीन की अगर आप बात करते तो क्लोरीन का भी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था कि नहीं लिखा था? तो इसका मतलब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंध भी कितना बनाएगा? 2, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध होंगे क्योंकि दोनों धातु हैं, ये भी अधातु ये भी अधातु। क्लोरीन के अपन ने क्या लिखा था? अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था ना अपन ने, 3s2 3p5 नियॉन 10 करके, क्योंकि 17 होता है, ठीक है। तो देखो 3s2 का मतलब s के पास तो एक कक्षक होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। p के पास कितने कक्षक होते हैं? कोई सा भी p हो, 3p हो चाहे 2p हो, कक्षक तो 3 ही रहेंगे। p के पास 3 ही कक्षक ऑर्बिटल होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले कैसे भरोगे? एक एक। तो 1 2 3, फिर युग्मन कराओगे, वो भी उल्टा ऐसे भरोगे, 4 5। तो ध्यानपूर्वक आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे देखो, यहां एक कक्षक में अगर अकेले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो केवल एक ही कक्षक में एक ही है। तो मैंने क्या बोला कि बंध निर्माण में जो भाइतम कोष होता है उसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो एक क्लोरीन के पास कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1 है। दूसरे के पास 1 है, तो मैं कितना बंध बनाएगा? ये एक ही बंध बनाएगा। इसीलिए क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कैसा बंध बना? एक बंध बना, ठीक है। समझ में आई होगी बात, आई होप, ठीक है। आया मजा कि नहीं आया? ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको ये बताई सारी चीजें। अगर अब हम बात करें कि जो सहसंयोजक बंध होता है, एग्जाम्पल आप लिख लें, यहां लिख देता हूं मैं, ये सारे पॉइंट ऐड करने, सारे लिखने। जो सहसंयोजक जो बंध होता है, एक सेकेंड, सहसंयोजक जो बंध होता है, कोवेलेंट जो बंध होता है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध कक्षकों के अतिव्यापन, अभी अपन आगे अपन पढ़ेंगे अतिव्यापन क्या होता है, ओवरलैपिंग बोलते हैं इंग्लिश में। कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, इसीलिए इसकी प्रकृति दिशात्मक होती है। अंडरलाइन कर देंगे, डायरेक्शनल। एनडीए 2016 या 17 में ये क्वेश्चन पूछा है कि सहसंयोजक बंध किस प्रकृति का होता है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, दोनों या कोई नहीं। तो सहसंयोजक बंध किस प्रकृति का होता है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, अर्थात ये कैसा होता है? दिशात्मक होता है। दिशात्मक क्यों होता है? क्योंकि ये कक्षकों के क्या बनता है? अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। आप एक बार इसको लिखें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसको एक बार आप इसको लिख लें, लिखो इसको, सारी चीज को। ये लिखने के बाद फिर इस पॉइंट को लिखना कि सहसंयोजक बंध कक्षक के अतिव्यापन, कक्षकों के ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन से बनता है, इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? दिशात्मक। ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये लाइन, ठीक है। एनडीए का एग्जाम होता है ना, पता होगा आपको, आर्मी में जो अफसर बनते हैं 12th पास करके जो बच्चे जाते हैं, ठीक है, किसी ने दिया होगा तो, ठीक है। तो दिशात्मक प्रकृति का होता है ना। कैसे होता है अपन देखते हैं। इसको लिख लो एक बार, मैं मिटा रहा हूं फिर, है ना। इसको लिखने के बाद फिर इस पॉइंट को लिखना, मैं जो बता रहा हूं लिखना वही है। देखो समझो चीजों को, है ना। समझना ज्यादा जरूरी है बजाय कुछ और चीज के। मैं पूरा पढ़ाता हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं, समझाने वाली तो कभी नहीं है। आप कभी बुक्स वगैरह जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। देखो दिशात्मक प्रकृति का क्या होता है, इसका मतलब जो सहसंयोजक बंध की जो नेचर है या जो प्रकृति है, अब तो इंग्लिश में लिख दो, अभी हिंदी में लिख दिया था, डायरेक्शनल होती है, ठीक है।
डायरेक्शनल प्रकृति का होता है। क्यों होता है? क्योंकि कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। कक्षक में आपको पढ़ा चुका सारे। जैसे मैं बात करता, अभी मेरे पास कौन था, Cl2 था, ठीक है। तो Cl2 में क्या हुआ था, Cl एकल बंध Cl, और ये जो एकल बंध में अगर हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बंध में, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये बंध कैसा था, कैसा था ये बंध, कोवेलेंट बंध था। क्यों? क्योंकि Cl भी अधातु और Cl भी अधातु, और अधातु अधातु के बीच में कैसा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था, कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हुआ था। कैसे? इसके बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष क्या था, 3p5, और ये भी Cl ही है, तो इसमें भी क्या था, 3p5 भी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था इसका, 3s2 3p5। लेकिन बंध निर्माण में कौन भाग लेगा, p कक्षक लेगा एक। क्यों? क्योंकि उसके पास एक में इलेक्ट्रॉन है। 3p5 में कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। पूरा नहीं लिख रहा मैं, नियॉन 3s2 3p5, क्योंकि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वही बंध निर्माण में भाग लेगा। तो आपको पता है कि ये भी 3p कक्षक है और ये भी, तो तीनों p ही है, और p में एक में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक p कक्षक भाग लेगा बंध निर्माण में, और इसका भी एक p कक्षक। क्योंकि बंध निर्माण में कौन बंध बनाते हैं, बाह्यतम कोष में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बंध बनते हैं। तो इसके पास एक है तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक दे देगा। और एक बंध के निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो कैसे बना होगा ये, अगर हम इसकी बात करें कि भाई इस Cl का एक p कक्षक, और p कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबल शेप होती है, ठीक है, डंबल शेप। इसका भी कौन सा है, क्लोरीन का 3p, और इस क्लोरीन का भी क्या है, 3p, और डंबलाकार होता है 3p। इस क्लोरीन के पास भी क्या है, 3p कक्षक। ये बंध कैसे बना होगा मैं वो बताना चाह रहा हूं, अतिव्यापन क्या चीज होती है। इसका p कक्षक डंबलाकार और इसका भी p कक्षक, तो p दोनों को तो डंबलाकार ही होंगे। इन दोनों में क्या होगा, अतिव्यापन हुआ होगा, आकर्षण लगा होगा। आकर्षण का मतलब यही है कि कोई चीज यहां से आ रही है और एक को यहां से आ रही है, वो उस पर क्या हो जाए, ओवरलेप हो जाए ऐसे, या तो ये इसके ऊपर ओवरलेप हो जाए, या इसको, और अपन आगे भी पढ़ेंगे अतिव्यापन के प्रकार, तो इसको अतिव्यापन बोलते हैं। तो इसको अपन कैसे दर्शाएंगे कि इसका जो p कक्षक था, ठीक है, और इसको बना रहा हूं मैं रेड पेन से, इस वाले क्लोरीन वाले को, इसका जो p कक्षक था वे एक दूसरे से क्या हो गए, अतिव्यापित हो गए। और जो अतिव्यापन के फलस्वरूप जो ये बीच में जो बंध बना है कि नहीं बना है, बना है। ये इस Cl का है और ये इस Cl का है दूसरे वाले का। तो ये जो बंध बना है, ये बंध क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कक्षकों के अतिव्यापन से। और मुझे एक बात बताओ कि अतिव्यापन के लिए ये क्या हो रहा है, अतिव्यापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन के लिए एक निश्चित दिशा चाहिए कि नहीं चाहिए, निश्चित दिशा। समझ रहे हैं इन बातों को, कि मुझे भाई यहां से कोई पटरी लाया, मैं जैसे आप तो यही मान लें कि मैं यहां से लाया, मेरे इस हाथ को और इस हाथ को लाया, एक p कक्षक इस Cl का एक, और इनको मुझे अतिव्यापित कराना है। तो अतिव्यापन कराने के लिए मुझे एक निश्चित दिशा से लाना पड़ेगा इनको, ऐसे तभी तो अतिव्यापित होंगे एक दूसरे पे। ऐसा कि इसको तो मैं यहां ले जा रहा हूं और इस हाथ को मैं यहां ले जा रहा हूं, तो अतिव्यापित हो जाएंगे कि एक दूसरे, अतिव्यापित का मतलब एक दूसरे से ऐसा ओवरलैप हो जाए। अगर मैं इसको एक को यहां ले जा रहा हूं इस दिशा में और एक को ले जा रहा हूं इस दिशा में, अतिव्यापित हो जाएंगे नहीं। इसका मतलब अतिव्यापन से बनता है सहसंयोजक बंध। मेरी बात समझो, लाइनों का मतलब दिशात्मक क्यों होता है सहसंयोजक बंध, वो बताना चाह रहा हूं। तो अतिव्यापन के लिए कक्षकों का एक निश्चित दिशा से एक दूसरे के सामने सामने आना जरूरी होता है। एक यहां से आएगा और एक यहां से, तभी अतिव्यापन होगा। और अगर निश्चित दिशा से आएगा तो वो जो बंध बनेगा वो भी कैसा होगा, दिशात्मक। ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, मेरी गारंटी है, ठीक है। इसीलिए कि भाई सहसंयोजक बंध किससे बनता है, अतिव्यापन से, और अतिव्यापन के लिए एक निश्चित डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे कि सहसंयोजक बंध, क्योंकि अतिव्यापन होगा ही तब क्या होगा, एक निश्चित दिशा होगी। और अगर निश्चित दिशा होगी तो इसका मतलब सहसंयोजक जो बंध बनेगा वो भी किस प्रकृति का होगा, दिशात्मक प्रकृति का। और इसीलिए सहसंयोजक बंध बहुत एक प्रबल बंध होता है। क्यों? क्योंकि अतिव्यापन से बनता है। एक तो कोई ऐसे है अकेला, और अगर एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है तो चीज़ों में मजबूती आएगी। जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतनी ज़्यादा मजबूती होगी। एक तो किसी में इतना अतिव्यापन है, ये ज़्यादा मजबूत है कि ऐसे अतिव्यापन है बिल्कुल, तो ज़्यादा मजबूत है। तो ज़्यादा अतिव्यापन तो ज़्यादा मजबूती, क्योंकि उसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग, उसकी जो कक्षा को एक दूसरे में ज़्यादा अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, अतिव्यापन। और इसीलिए सहसंयोजक बंध कैसा होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है,
ठीक है, आप इसको लिखें, वो जो टॉपिक लिखा था अभी कि दिशात्मक प्रकृति की होती है, उसमें इसको लिखें ऐसे, ठीक है, इसको बनाएं ऐसे। इसका पी कक्षक, इसका पी में तीनों पी तो लेंगे नहीं क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वही लेगा, है तीनों पी, तो पी कक्षक क्या होती है, डबलाकार होती है, एक डबलाकार, ये डबलाकार, ये दोनों अतिव्यापन करेंगे, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सहज एक ही बंद क्यों बना, क्योंकि एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास होगा, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बंद बनते हैं। और अपन आगे इस पर और अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए एक सहसंयोजक बंध बना। आई होप बिल्कुल ऐसे कैसे लिखो, निश्चित दिशा, इसीलिए कैसा होगा, दिशात्मक प्रकृति का होगा, लिखो इसको, ठीक है। यहां मैं आपको एक नियम बताता हूं, लुईस कॉसेल का अष्टक नियम, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर अपन खत्म करेंगे, अगले लेक्चर पर अपन बात करेंगे पूरा संयोजकता बंध सिद्धांत, कि सहसंयोजक बंध के बनने की व्याख्या करेगा वो अच्छे से, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। पर इसमें लेक्चर में एक चीज बताता हूं, लुईस कॉसेल का अष्टक नियम लिख लिया। देखो क्या होता है, कभी कभार पूछ लेता है, आई बात समझ में, तो अच्छे से देखा करो, पढ़ा करो, मैं यही चाहता हूं कि आप सीखें। लुईस कॉसेल का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल ऑफ लुईस कॉसेल। ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक परमाणु या एटम, परमाणु अपने बाद में वैसे ही फेल हो गया थ्योरी, लेकिन ये कहता क्या है, प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में, आउटर सेल में, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक है। अष्टक नियम नाम से पता चल रहा है, अर्थात वह अपने अष्टक को, बोले तो ऑक्टेट को पूर्ण कंप्लीट रखना चाहता है। कैसे, समझो। एग्जाम्पल, यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं। जैसे अभी अपन ने बात की थी ना Cl2 पे, तो Cl2 इसीलिए बना होगा इसके अनुसार कि भैया एक Cl बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन में बता दिया। दूसरा Cl बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कैसा बन जाएगा, इनके बीच में सहसंयोजक बंध बन जाएगा। तो सहसंयोजक बंध की खास बात होती है कि जो बंध बनता है ना, अतिव्यापन से बनता है, पक्का पता है। तो इस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें दोनों परमाणुओं का क्या होता है, समान अधिकार होता है, ठीक है। तो इसका भी इसके इलेक्ट्रॉन पे अधिकार है क्योंकि अतिव्यापन हो रहा है, और इसका भी इसके इलेक्ट्रॉन पे क्या है, अधिकार है। कुल मिला के बात यह है कि जैसे मेरे हाथ में मुट्ठी में 5 रुपए हैं, है ना, और मैंने क्या किया, आपकी जेब में हाथ डाला और उसमें मैंने मुट्ठी बांध रखी 5 रुपए और आपकी जेब में हाथ रख दिया, तो क्या बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो मेरे हाथ में जो 5 रुपए हैं वो आपकी जेब में भी हैं और मेरी मुट्ठी में भी हैं, तो वो मेरे भी हैं और आपके भी हैं। इस तरह इसको समझे। इसीलिए इस बंध में जो 2 इलेक्ट्रॉन पे दोनों परमाणुओं का समान अधिकार है। तो आप देखेंगे कि इसके पास भी अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, क्योंकि 7 तो पहले ही थे, एक इसका आ गया। इसके पास भी 7 तो पहले ही थे और इसका भी आ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों पे अधिकार है दोनों का। तो इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो ऑक्टेट इनका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब अष्टक के रूप में रखना चाहता है। ऐसे ही अगर हम बात करें CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखो हमने अभी बात की थी ऑक्सीजन कैसे बंध से जुड़ती है, डबल बॉन्ड से। तो यहां क्या है, कार्बन, एक ऑक्सीजन इस तरफ है और एक ऑक्सीजन इसके इस तरफ है, ठीक है। कार्बन क्या 4 बंध बनाता है, 4 रोटी खाता है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ती है तो एक ऑक्सीजन 2 बंध बना लेगी और एक ऑक्सीजन इधर 2 बंध बना लेगी। मुझे पता है कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 बंधों में कितने होंगे, 4। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 बंधों में कितने होंगे, 4। ऑक्सीजन कितनी रोटी खाता है, मतलब कितनी बिंदी आती है, मतलब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 6, 2 तो ये हो गए, 2 4 2 6,
इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, तो 4 और 2 6। अब आप ध्यान से देखो कि इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखोगे कि इस कार्बन ने 2 बंध इधर बना रखे हैं और 2 बंध इधर बना रखे हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इस कार्बन का भी अधिकार है और इस ऑक्सीजन का भी, तो इस ऑक्सीजन का भी अधिकार है। इसी तरह इस तरफ भी इस कार्बन का इन इलेक्ट्रॉनों पर इस कार्बन का भी अधिकार और इस ऑक्सीजन का भी अधिकार है। तो आप क्या देखेंगे कि इस कार्बन के पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, 4 तो इधर और 4 इधर। मैंने क्या बोला, जो सहसंयोजक बंध होता है उनमें दोनों जितने भी बंध होते हैं, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 में 4 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। वो जेब वाली बात, क्योंकि अतिव्यापन से बन रहा है तो दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। अगर अपन ऐसे ऑक्सीजन दोनों सेम है, किसी को भी ले लो, ऑक्सीजन के पास खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 2 तो 4 और 2 इधर बंध बनाने में इसने दिए 2 और 2 इस कार्बन के आ गए, तो कार्बन का भी अधिकार है तो इसका भी अधिकार है उस पर, तो 6 तो इसके खुद थे और 2 और आ गए, तो कितने हो गए, 8। इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया, ठीक है। इसीलिए कंपाउंड बना CO2 लुईस के अनुसार, ठीक है। कुछ इसके क्या है, अपवाद है। उसमें क्या हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उनके जो भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो 8 से क्या हो जाते हैं, ज्यादा। तो इस प्रकार के कंपाउंडों को कहते हैं अष्टक का प्रसार। अष्टक का प्रसार वाले यौगिक, क्या बोल रहा हूं, इनमें तो 8 हैं तो ये तो अष्टक नियम की पालना कर रहे हैं, कुछ नहीं करते और करते नहीं है तो उनमें ज्यादा हो जाते हैं। तो जो ज्यादा वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट, अष्टक का प्रसार। पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अष्टक का प्रसार वाला है, जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं तो आप समझ में आएगा, PCl5। PCl5 क्या है एक्चुअल में, देखो, फास्फोरस और कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, ठीक है। फास्फोरस क्या, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5, और Cl कितने, 5, तो Cl 5 और जुड़ जाते हैं इसके साथ। एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इधर, एक Cl इसके साथ, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 5 क्या अयुग्मित हो जाते हैं, तो 5 बंध बनाने की प्रवृत्ति हो जाती है, और एक Cl ने दे दिया तो Cl का भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। Cl किसी एक Cl की बात कर लेते हैं, वो तो सब सेम ही है, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1 दे दिया, 2 3 2 5 और 2 7, ऐसी सब Cl होंगे। इसने भी दे दिया, इसने भी 1 दे दिया, इसने एक फास्फोरस ने दे दिया, क्योंकि फास्फोरस के 5 थे तो 5 और एक Cl को दे दिए। तो अब अगर फास्फोरस के पास देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास कितने हो गए अब, क्योंकि फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो फास्फोरस के थे ही, लेकिन जो बंध बना लिया तो उनके इलेक्ट्रॉनों पर भी फास्फोरस का अधिकार हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास कितने आ गए, आपको दिख रहा है, यस, कितने आ गए, 10 आ गए। तो इसने तो अष्टक नियम की पालना नहीं की, फिर भी कंपाउंड बनता है, तो इसीलिए अष्टक नियम लुईस क्रोस्टल का क्या हो गया, फेल। लेकिन इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे क्या, अष्टक का प्रसार वाला, जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोश में, तो अष्टक का प्रसार वाला। ऐसे एक एग्जाम्पल, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, उसको क्या बोलेंगे, अष्टक का संपीड़न। ठीक है, मतलब अष्टक क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, मतलब अष्टक क्या हो गया, कम हो गया। अष्टक मतलब बढ़ानी, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो, जैसे मेरे पास एग्जांपल है BCl3, तो BCl3 जो होता है वो एक अष्टक न्यून यौगिक, इसको अष्टक न्यून भी बोल सकते हैं, ठीक है, अष्टक न्यून यौगिक भी बोल सकते हैं। कैसे कि बोरॉन जो होता है इसके बाह्यतम कोश में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, 3। कैसे पहचाना, बोरॉन का परमाणु क्रमांक देखो 5, और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हीलियम और क्या आ जाएगा, 2s2 2p1 आ जाएगा, ठीक है। 5 हीलियम को हटाओ तो जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो बाह्यतम कोश, तो हीलियम 2, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, तो टोटल कितने रह गए, 5 में से 2 गए तो 3 रह गए, तो 3 बाह्यतम कोश में। Cl मुझे पता है एकल बंध बनाता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक Cl ऐसे बना लेगा, एक Cl ऐसे और एक Cl ऐसे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बोरॉन के पास पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, और एक इस Cl ने दे दिया, एक इस Cl ने दे दिया और एक Cl ने, तो इस बंध पर बोरॉन का भी अधिकार है, Cl का भी, बोरॉन का भी, Cl का भी, बोरॉन का भी अधिकार है इस इलेक्ट्रॉन पे, Cl का भी। तो बोरॉन की अगर अपन बात करें तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, कितने आए भैया, 6 ही तो आए, 3 तो खुद के और 3 उससे और आ गए। फिर भी अभी अष्टक न्यून है या स्टॉक का प्रसार है, ना तो 8 है ना 8 से ज्यादा है, 8 से कम है, तो एक अष्टक न्यून यौगिक का क्या है, ये उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि 8 फिर भी ये बनता है, BCl3 कंपाउंड बनता है, तो ये लुईस क्रोस्टल का अष्टक नियम क्या हो गया, फेल। लेकिन आप पहचान सकते हैं अष्टक न्यून कौन से हैं,
अष्टक का प्रसार वाले कौन से हैं और अष्टक नियम की जो पालना कर रहे हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो ये लुईस कैसल का क्या है, अष्टक नियम है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या बात की, बिल्कुल बेसिक सी सारी चीजें कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, किन के बीच में बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, धातु क्या है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, उसे उदाहरण लेके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस पर, संयोजकता बंध सिद्धांत समझाइए। ठीक है, हाइड्रोजन अणु में, तो अपन उसको लेकर के पूरा उस पर लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो अच्छे से देखिए इस लेक्चर को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अजय अकेडमी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करते रहें। जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही पढ़ते रहो। जो लोग नए आ रहे हैं वो भी देखते चाहिए, शुरू से देखिए। अगर कोई कमी रह गई है कमेंट करिए, बताया करो सर ये हमारे मतलब कुछ भी जो भी आपको लगता है कि हम सलाह दे सकते हैं इसको ऐसे करने के लिए, तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन पढ़िए, हमको सीरियस बंदे बहुत अच्छे पसंद हैं जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय, शुभ रात्रि।